सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब श्री राजेश तोमर जी यहाँ पहुंच चुके हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत और इनका अभिनंदन करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जो न केवल लोगों को उनके जो कानूनी अधिकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनकी भी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाता है। और ये जो प्राधिकरण है, इसके जो सदस्य साहब हैं श्री पंकज जी और जिला के जो हमारे डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, वे भी इस प्राधिकरण के सदस्य। विमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाएं, आपको पता है कि उनकी आबादी जो है वो आधी है और इसे आधी दुनिया भी कहते हैं। तो इसीलिए प्राधिकरण ने इस विशेष शिविर का आयोजन किया ताकि जो महिलाओं से जुड़ी हुई विभिन्न विभागों की स्कीमें हैं, उनकी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी आप तक साझा की जाए, बल्कि उनका आपने फायदा कैसे उठाना है वो भी आपको आज यहाँ अवगत करवाया जाएगा। और साथ ही जो आपके कानूनी अधिकार हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ आज साझा की जाएगी। तो मैं एक बार फिर से माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का इस मौके पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पर्सन्स है वो आपके साथ अपने विभाग की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और उसके बाद आपको कुछ वक्त दिया जाएगा। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ शंकाएं हैं, अगर उन एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनसे मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस इनॉग्रेशन सेशन पर हम सब का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री राजेश तोमर जी। सभागार में उपस्थित एडिशनल सीजीएम मिस्टर पंकज गुप्ता और विभिन्न विभागों से आए हुए हैं, जैसे कि डीएसपी अजय कुमार और आपके मेडिकल ऑफिस, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, वेलफेयर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस, जनरल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, लेबर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, SC/ST कॉर्पोरेशन और बाकी अन्य विभाग, ये सब आज आपको अपने विभागों से संबंधित जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हम लीगल लिटरेसी के कैंप की श्रृंखला को बहुत चूक गए थे। उसी श्रृंखला की शुरुआत के दौर पर हमने ये पहला विषय चुना है जिसका थीम है विमेन एम्पावरमेंट डे, विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के थीम के ऊपर जो आज ये लेक्चर हो रहा है, आज आपको ऐसी तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी जो ना केवल आप लोगों के फायदे के लिए हैं, बल्कि वो आप आगे जो अपने गांव में, अपने पड़ोस में, रिश्तेदारी में किसी से भी आप वो जानकारी साझा करेंगे तो वो औरों के लिए भी फायदेमंद होती है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस, हर चाहे वो जुडिशरी है, पुलिस है, हेल्थ है, हर एक हम नॉट सभी के लिए, सिटीजन्स के लिए, लेकिन विमेंस के लिए स्पेशली कई किस्म की ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो हमें पता होते हुए भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। जैसे कि आज मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे कानून में भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें, नेट पिक्स अवेलेबल हैं जो हमें मालूम नहीं है। जैसे कि मैं आपको विमेंस के एम्पावरमेंट की बात चल रही है, मैं उसी से संबंधित थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब भी किसी महिला अपराधी को अरेस्ट किया जाता है, मान लीजिए कि कोई महिला से कोई जुर्म हो गया है या वो किसी जुर्म की संलिप्तता में पाई जाती है, सेक्शन 34, सेक्शन 149, 21, 29 या किसी भी सेक्शन के तहत अगर वो उसको मुजरिम पाया जाता है, तो ऐसे महिला अपराधी को केवल महिला पुलिस ही पकड़ सकती है। ये बात नोट करने वाली है। महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको महिला पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। नंबर 2, जब भी किसी महिला का, जैसे कोई छोटा बच्चा है, पोक्सो के केसेस चंबा में बहुत होते हैं, या महिला के साथ कोई भी यौन प्राकृतिक या अप्राकृतिक कोई भी ऐसा यौन संबंधी कोई अपराध होता है, तो ऐसे में जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना जरूरी है। अगर कोई महिला बोलती है कि उसको यहाँ पे सपोज कीजिए कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कोई महिला लेडी मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है और सिर्फ पुरुष मेडिकल गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे
प्रेजेंट हैं, तो महिला अगर चाहे तो बोल सकती है कि ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर महिला अपना एतराज जताती है कि नहीं मुझे इनसे एग्जामिनेशन नहीं करवाना है, तो उस महिला को संबंधित नजदीक के जैसे टांडा में या नूरपुर या धर्मशाला कहीं पे भी ले जाके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन केवल महिला मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, किसी भी महिला को गिरफ्तारी के लिए सनराइज से पहले और सनसेट के बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी महिला को स्पेशली, क्योंकि रात के समय किसी भी महिला को पकड़कर थाने में रात को नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी, आपको पता है आजकल समाज में कितनी ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, है ना। कस्टडी में लोग मारे जाते हैं, तो महिला के साथ कोई गलत कोई ऑफेंस हो जाए तो उसमें इन चीजों को रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे प्रावधान, हमारी एक वेस्ट बंगाल की जजमेंट आई थी जिसका नाम है DK बासु, 1993 की जजमेंट है, उसमें ये बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं जो गिरफ्तारी और अपराधियों से संबंधित उनको भी क्या क्या अधिकार अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं महिलाओं से पर्टिकुलरली ये कहना चाहता हूं कि हमारे पंकज गुप्ता जी यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं, वो आपको बहुत सारे महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि धारा 125 है, किसी भी बहता स्त्री को यदि घर से निकाल दिया जाता है तो वह अपने पति के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ गुजारा भत्ते के लिए दरखास्त कोर्ट में लगा सकती है। अगर वो पंचायत में लगाती है तो उसको 500 रुपए तक खर्चा मिलता है, लेकिन अगर वो कचहरी में जाती है तो पति की आमदन को मद्देनजर रखते हुए उसको खर्चा 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए तक भी लग सकता है। मतलब कहने का क्या है कि कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि महिलाओं के फायदे के लिए एक एक्ट लाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2005 में इस एक्ट को लाया गया। किसी भी महिला के साथ यदि उसके शेयर हाउस होल्ड में जहां वह ब्याह कर गई है उसके साथ किसी भी किस्म की अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई भी प्रताड़ना की जाती है, ये कोई भी अब्यूज किया जाता है। पहले जो कानून में प्रावधान थे 2005 से पहले, वो अब्यूज सिर्फ 2 किस्म के माने जाते थे, एक फिजिकल अब्यूज और एक मेंटल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज वो अब्यूज होता था जब किसी को शारीरिक तौर पर कोई चोट पहुंचाई जाए, मारा पीटा जाए, उसको खाने से तंग किया जाए या उसको शारीरिक किस्म की कोई भी उसके साथ प्रताड़ना की जाए। लेकिन दूसरी हमारी तरफ महिलाओं के लिए थी मानसिक परेशानी उसको देनी, उसको कोई कमेंट करना सरकास्टिक, उसको कोई ऐसा उसको हरासमेंट करनी, वो मानसिक और शारीरिक थी। लेकिन 2005 के एक्ट के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के आने के बाद इस अब्यूज को और वाइड किया गया और उसमें इमोशनल अब्यूज और फाइनेंशियल अब्यूज को भी जोड़ा गया है। अब अगर किसी महिला को आर्थिक रूप पर भी, आर्थिक तौर पर भी उसको जो उसका जायज खर्च है वो नहीं दिया जाता उसके पति के द्वारा, वो तो वैसे 125 में ऑलरेडी एक प्रावधान है, लेकिन एक इमोशनल अब्यूज जोड़ा गया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्त्री अपने किसी आर्थिक किसी ऐसे परिवार से आती है जहां पे उसकी क्षमता आपके ससुराल वाले के साथ कमेंसुरेट नहीं करती है, तो वो अगर उसको किसी किस्म का वहां पे टॉन्टिंग की जाती है, उसको प्रताड़ना की जाती है, कोई तंग किया जाता है, तो वो उस तंगी को आर्थिक तंगी के अलावा इस तंगी को मनोवैज्ञानिक तंगी के तौर पर देखा गया। तो कचहरी में आप ऐसे किसी भी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाने का अधिकार है कि जो ना केवल आर्थिक और मानसिक तंगी अपितु आर्थिक तंगी और मनोवैज्ञानिक तंगी, इस तंगी के कारण भी वो अपने ससुराल वालों को चाहे तो कोर्ट कचहरी में ला सकती हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों को आप उसको तूल बनाकर कचहरी में पेश कर दें, ठीक है ना। इससे आपका घर परिवार ही नहीं टूटेगा अपितु हमारे समाज में जो एक हमारी जो एक फैमिली सिस्टम बना हुआ है उस पर भी आंच आती है। मैं चंबा में बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, आप सबको मालूम ही है, 2018 से कार्यरत हूं और पिछले साल ही हमारे हिमाचल में फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई हैं। मैं एज ए प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भी देख रहा हूं, लेकिन उसमें जितने भी महिलाओं से संबंधित केसेस होते हैं वो सब मेरी कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट में देखे जाते हैं। और इसके अलावा पॉक्सो कोर्ट भी मेरे पास ही है, पॉक्सो कोर्ट जिसमें यौन अपराध से संबंधित ऐसी महिलाएं जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो हमारे चंबा में देखने में क्या आता है कि पॉक्सो केसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। और जहां अब मैं ये पर्टिकुलरली आपको फैमिली कोर्ट्स के बारे में बता रहा था, तो फैमिली कोर्ट्स के केसेस भी हमारे बहुत बढ़ रहे हैं, खासकर पैंडेमिक के बाद
मैंने देखा है कि मेरी कोर्ट में जैसे डाइवोर्स को लेकर या फिर खर्चों को लेकर जैसे बाढ़ सी आ गई है, और पति पत्नियों में विरह या कलह का कारण मैं नहीं समझता क्या है क्या नहीं है, परंतु 13B एक हमारी प्रोविजन होती है जिसको बोलते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, उसको बोलते हैं सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट। उसको लेकर लोगों में ऐसी होड़ लगी है कि वो शादी 6 महीने भी नहीं होते, लेकिन हमारी कोर्ट में कई बार आके ब्लफ करते हैं, हम लोगों को मतलब आंखों में धूल झोंकते हैं कि जी हमारी शादी को तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जबकि कानून में क्या प्रावधान है? कानून में प्रावधान ये है कि किसी भी हस्बैंड वाइफ का शादी जब तक 1 साल उनको दिया जाएगा, सिर्फ ये समझने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, 1 साल के बाद अगर उनकी आपस में रजामंदी नहीं रहती, समझ नहीं रहती, उनके आपस में कोई किसी बात के डिफरेंसेस रहते हैं, तब वो चाहे तो 13B में डाइवोर्स कर सकते हैं। लेकिन मुझे देखने में क्या आता है कि 6 महीने शादी के नहीं होते, कचहरी में झूठ बोलते हैं कि जी साल से ज्यादा हो गया है और हमें डाइवोर्स चाहिए, अभी चाहिए, है ना। तो मैं आप सब डिफरेंट फील्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आए हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को ये गाइड किया जाए। देखिए, नेचुरली पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद हमारे मनोस्थितियों में बहुत फर्क आया है, ठीक है। हर कोई हमारी जो टेम्परामेंट पहले हुआ करता था, अब वो पहले जैसा टेम्परामेंट अब नहीं है। तो उस चीज का टेम्परामेंट जो सोसाइटी में एक टेम्परामेंट है, वही टेम्परामेंट हमारी फैमिली में भी। फैमिली कहां से बनती है? फैमिली, सोसाइटी, नेशन, ये सब एक कड़ी के रूप हैं। अगर हमारा समाज ठीक नहीं होगा तो आज परिवार भी ठीक नहीं होगा, अगर हमारा परिवार ठीक होगा तो समाज भी ठीक होने जा रहा है। तो मैं आप सबसे यही कोशिश करूंगा कि एज ए फैमिली जज, एज ए प्रिंसिपल जज, कि आप अपने परिवारों को जोड़ने के लिए लोगों की जितनी कंसल्टेशन हो सकती है, जितना उनकी काउंसलिंग हो सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उसके अलावा मैं आपके समक्ष एक चीज जो विशेष तौर पर आज बताना चाहता हूं इस इनॉग्रल सेशन के खत्म होने से पहले, कि हमारे एडिशनल CJM मिस्टर पंकज गुप्ता, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो एज ए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यहां चंबा में कार्यरत है। हमारा ये उद्देश्य है इस ऑफिस का, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, कि हम समाज के कार्यों के लिए, समाज से संबंधित किसी भी कार्य के लिए हम जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वो हम देना चाहते हैं। मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि जब मिंजर मेला यहां पे 2019 में शुरू हुआ था, 18 में हम दोनों ने ज्वाइन किया था, और जब भरमौर में अपना जो ये मणिमहेश यात्रा चलती है, और इसके अलावा भी जो और कोई ऐसे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, मैंने और पंकज जी ने हमेशा, हमने DC साहब को या एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी को भी प्रेरोगेटिव समझते हुए, प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करी है कि साफ सफाई का, इसका उसका जो है बड़ा ध्यान रखा जाए। और आप सब ने देखा भी होगा कि 2 मिंजर हुए, 19 का भी और 20 का, चलो इतना नहीं गया, लेकिन 19 के मिंजर में आपने देखा होगा कि चौगान में आपको इतना कूड़ा देखने को नहीं आया होगा, क्योंकि जैसे ही मेला खत्म हुआ है वैसे ही जो है सफाई कर्मचारी डिप्यूट हुए थे, क्योंकि हमने कोर्ट के थ्रू ये भेजा हुआ था कि अगर ऐसी कोई भी चीज आती है तो हमें जो है वो रिपोर्ट भेजनी पड़ सकती है। मैं यहाँ पे कोई अपने उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल एक बात बता रहा हूं कि हमारा डिपार्टमेंट एक प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पर आप सबके साथ है, समाज के साथ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऑफिस में पंकज गुप्ता जी इज वेरी कैपेबल और बहुत डिवोटेड ऑफिसर हैं, और बड़ी जल्दी ये CGM भी प्रमोट होने वाले हैं। लेकिन ये अपनी इतनी मतलब मैं मुंह के सामने तारीफ वाली बात नहीं है, बट कोई भी आपसे समाज से संबंधित जैसे किसी की भी कोई दिक्कत आती है, जैसे कि अभी हमने इनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा इस विषय के लिए कि अभी हमारे चंबा में 3 या 4 छोटे छोटे बच्चियां, 16, 14, 15 साल की बच्चियां, जिनके साथ कोई यौन अपराध के कोई अपराध हुआ था, उनको इन्होंने 2,62,500 रुपए प्रत्येक बच्ची को दिलवाया, ठीक है। वो हमने सुप्रीम कोर्ट की निपुण सक्सेना की जजमेंट के बेस पर, कुछ मेरी कोर्ट का आदेशों के अनुसार, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसमें हमें बड़ा हेल्प करा। DC साहब ने इनको अप्रोच किया, उन्होंने हमारी कोर्ट में एप्लीकेशन करी, हमने ऑर्डर पास किया, हमारे ऑर्डर से फिर दोबारा से प्रोग्राम ऑफिसर को पैसा गया, वो पता चला वहां पैसा नहीं है, फिर वो शिमला में गया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से पैसा रिलीज हो गए, अल्टीमेटली पैसा उनको मिल गया, ठीक है। अभी भी हमें कई किस्म के एप्लीकेशंस आती हैं कि भाई हमें किसी को भी कानूनी सहायता चाहिए। अगर
उससे संबंधित जानकारी वैसे आपको पंकज गुप्ता ज़्यादा देंगे। लेकिन इस सब के अलावा कानूनी जो हमारा कानून से संबंधित जितने भी सुविधाएं आपको अवेलेबल हैं इस डिपार्टमेंट के थ्रू, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इस सब की जानकारी आपको पंकज गुप्ता जी देने वाले हैं। तो उसके अलावा भी अगर कोई भी हमें अप्रोच करता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमें डलहौजी में एक मुझे बड़ी खुशी भी होती है कुछ चीजें बताने की। आज इतनी बड़ी गैदरिंग है, डलहौजी में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को उसको बेड से बांध कर रखा जाता था उसके माँ बाप के द्वारा, और हमें किसी के थ्रू पता चला कि भाई ये महिला को जो है बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसे प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता, उसको दवाई खर्चा नहीं दिया जाता, इवन कि उसको जो नेचुरल आंसर जो मतलब उसका पेशाब वगैरह भी वो बेड पे ही किया जा रहा है, और वो बहुत दयनीय हालत में जी रही है। पंकज गुप्ता जी ने उसमें एक्शन लिया और नोटिस हमारी कमेटी में आया, हमने उसमें डीएसपी साहब के थ्रू उसको महिला को वहां से निकाला, उसको मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचाया, उसको प्रॉपर दवा दारू किया, उसका आराम से उसको ठीक करने के बाद अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन शी इज ऑल ओके। हमें ऐसे से जब कभी भी समाज से संबंधित ऐसी कोई भी इवन आपने देखा होगा एक दो पागल भी यहाँ पे घूमते हैं, कभी भी पंकज को हम इन मामले में थोड़ा सा वैसे भी समाज के प्रति ये रहता है कि हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हैं। हमने कई बार यहाँ पे आपने पिछले साल अखबारों में पढ़ा होगा कि एक और है उसको बड़ा स्मार्ट कर पेश किया गया था, क्लीन शेव कर और बड़ा उसकी दाढ़ी दूढ़ी कटवा कर मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बोलता बिहाइंड द कर्टेन वी वर देयर। हालांकि हमें बोलना नहीं चाहिए, परंतु हमें ये रहता है कि आप लोगों से भी फीडबैक रहती है कि आपको जब भी लगे कि समाज से संबंधित, हमारे विभाग से संबंधित कानून कचहरी के अलावा जो भी हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। मैं इसके अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, हेल्थ से हैं, पुलिस से हैं, इंडस्ट्रीज से हैं, SC/ST कॉर्पोरेशन से हैं, ब्लॉक से हैं, इन सबका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज समय निकालकर हम सबके बीच में आज आपको अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित आप सबको जानकारियां देंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कैंप को, इस शिविर को सिंपल एक अटेंडेंस के रूप में मत देखें, ठीक है? ये एक समाज का मैसेज है, आपके थ्रू आगे जा रहा है, तो आपको जो भी जानकारियां उपलब्ध करा रही है प्लीज उनको अच्छे से समझें। नहीं समझ आती यू गो एंड आस्क। आपको इन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, जो भी आपको लगता है कि नहीं समझ आ रही है आप पूछिए, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको एक बात और आगे कहना चाहता हूं कि इसके अलावा जब कभी आप यहां से समझ के जाएंगे, कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी, पंकज गुप्ता जी का नंबर फ्लैश रहेगा, आप उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये स्कीम हमें समझ नहीं आई, या इस स्कीम से संबंधित कोई जानकारी या कागज आपको चाहिए तो वो आपको उपलब्ध भी कराए जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका दूर दूर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और समय निकाल कर आए हुए हैं, सबका धन्यवाद करता हूं, और सभी विभाग अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हुए हैं इन सबके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी समय निकाला है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय हिमाचल। डिस्ट्रिक्ट सेशन जैसा आपने कहा है कि ये जो कैंप है आज का, इसको एक वन वे ना बना के ये 2 वे कम्युनिकेशन का जरिया आज यहाँ होने वाला है। तो इससे पहले कि हमारे पास जी सेक्रेटरी इसमें स्पेशल है जो वह यहाँ चंबा में बैठते हैं। इसमें जो 26,000 के करीब जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और मनरेगा के कैंप्स भी लगते हैं हर महीने। जो मोटिवेटर हैं इसके लिए काम के लिए रखे हुए हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। और स्पेशली गवर्नमेंट ने 2-3 महीने पहले जो ग्राम रोजगार सेवक हैं उनको 50 रुपये जो भी वर्कर की रजिस्ट्रेशन लेके आएगा मनरेगा के, अगर वर्कर खुद भी नहीं जाना चाहता तो ग्राम रोजगार सेवक जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दफ्तर में जमा करवाएगा, और उसको 50 रुपये जो है गवर्नमेंट इसके लिए देती है। लेकिन सर मेरा ये जो है वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं, जैसे कोई रोड बन रहा है या मनरेगा है, नॉन मनरेगा है, या फिर कोई बिल्डिंग के काम है या कोई प्राइवेट काम है, उसमें जो भी कामगार लगा, चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसमें जो है 90 डेज का सर्टिफिकेट देना होता है प्रत्येक जो भी कामगार है, चाहे वो फीमेल है। इसमें 12 महीनों में, पिछले 12 महीनों जैसे आज है, इससे पिछले जो 12 महीने हैं उसमें 90 डेज का सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं कामगार लेबर ऑफिस में आके। उसमें जो कामगार है उसको 90 दिन का सर्टिफिकेट मनरेगा से अगर है तो उसका अपने पर जो है वो सेक्रेटरी साहब होते हैं, वो देंगे 90 डेज का सर्टिफिकेट। और अगर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के काम है या कोई ठेकेदार के पास है या किसी
घर का काम है या उसका ऑनर है, वो 90 डेज का सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है, इस कामगार ने पिछले 12 महीनों में 90 दिन का जो है वो काम किया है। उसके बेस पे जो है श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा या बोर्ड का जो गठन है, जो बोर्ड है उसके द्वारा विभिन्न जो स्कीमें हैं, वो फायदे बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिशरीज को दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो एक 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आयु प्रमाण पत्र, चाहे वो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, या फिर जो सेक्रेटरी साहब भी देते हैं परिवार रजिस्टर की नकल जो है, वो भी जो है वो 3 फोटो के साथ वो रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड होता है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 3 साल में 1 रुपया और 9 रुपये जो है वो आपको उसके बाद जो है वो रजिस्टर हो जाता है। कोई भी कामगार है, इसमें फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। स्कीम्स में 1 बाय 1 बता रहा हूँ। जैसे शादी हेतु वित्तीय सहायता है, इसमें प्रत्येक जो फीमेल अविवाहित लाभार्थी, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसको 51,000 रुपये जो है वो बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, बशर्ते कि वो बंदा जो है फीमेल या मेल जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो मनरेगा का काम है या नॉन मनरेगा जैसे बताया ही है। उसके बाद जो है विवाहित लाभार्थी के 2 बच्चों तक 51,000 प्रत्येक जब शादी होगी वो बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है मातृत्व पितृत्व प्रसूता। ये जो बेनिफिट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के 2 महीने के बाद जो है वो फॉर्म जब वगैरह भर के लेबर ऑफिस में, उसके बाद ये सारे जो बेनिफिट्स हैं एंटाइटल्ड हो जाता है जो भी लाभार्थी है। पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये जो है वो बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं। पंजीकृत महिला को 2 प्रसवों तक समय समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी, जैसे कोई काम कर रहे हैं मनरेगा का है या फिर अदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उसमें जो है वो 90 दिन से 26 सप्ताह तक के मातृत्व अवकाश की कानून में ऐसा प्रोविजन है। पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को, अगर कोई मेल वर्कर है जो रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ, उसकी जो वाइफ है उसको 2 प्रसवों तक 6,000 रुपया प्रति प्रसव जो बोर्ड द्वारा दिया जाता है। इसमें और भी है एजुकेशन शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता है। इसमें पंजीकृत सदस्यों के 2 बच्चों की पढ़ाई के प्रति वर्ष हर साल जो है वो स्कॉलरशिप के रूप में, अगर वो बच्चा 1st से लेके 8th तक है, बालिका को 8,000 रुपया, नौवीं से 10+2 तक 11,000 रुपया, अगर वो ग्रेजुएशन के कोर्स कर रहे हैं, BSc है, BCom है, BBA है या इसके इक्वलेंट जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उसमें 16,000 रुपया फीमेल बेनिफिट बच्चों को। अगर कोई साइंस पढ़ रहा है, साइंस की क्लासेस ले रहा है ग्रेजुएशन में, उसको 21,000 रुपया। अगर कोई डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं तो हर साल जो है जो 21,000 रुपया, चाहे वो 1 वर्ष का कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स है, 3 वर्ष का कोर्स है। अगर कोई PhD कर रहा है बालिका तो उसको 36,000 रुपये जो है वो प्रति वर्ष जो बोर्ड द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा सहायता, अगर कोई पंजीकृत लाभार्थी है वो बिल देके, कोई गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे बिल लेके अगर आउटडोर वो ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसको 50,000 रुपया, और अगर इंडोर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसको 1 लाख रुपया बिल देके जो बोर्ड द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी के लिए प्रति वर्ष जो हर साल जो है वो 5 लाख रुपए की राशि जो है वो बोर्ड द्वारा दी जाती है। इसके अलावा पेंशन की सुविधा भी है। अगर कोई फीमेल बेनिफिशरी है तो 60 साल की आयु पूरा होने के पहले 3 साल तक वो लगातार बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। हर साल का जो कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट जैसे वो बताएगी, जैसे कि मैंने पिछले 12 महीने में 90 दिन का काम किया है, जो सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर देगा, जो ठेकेदार होगा, अगर वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, अगर मनरेगा में काम कर रहा है तो सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट जो है वो 90 डेज का देगा 3 साल तक लगातार, और 60 साल की आयु पूरा होने के बाद उसको 1,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति माह जो है वो बोर्ड द्वारा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें अंतिम संस्कार हेतु भी प्रावधान है। इसमें 20,000 रुपये जो है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 20,000 रुपये जो है वो बोर्ड द्वारा दिया जाता है। मृत्यु सहायता, यदि पंजीकृत कोई सदस्य है, कोई रजिस्टर्ड जो बेनिफिशरी है, अगर उसकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उसको 4 लाख रुपया, अगर कोई नेचुरल डेथ होती है तो 2 लाख रुपये का प्रोविजन जो है वो बोर्ड द्वारा इसमें पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा
इंडक्शन हीटर, सोलर लैंप, टिफिन स्टील डिनर सेट, ऑफलाइन वाटर फिल्टर, ये जो है वो दिए जाते हैं। इसमें इंडक्शन हीटर भी है, सोलर लैंप भी है, साइकिलों भी जो बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में अभी तक हमारे पास 26,531 वर्कर्स जो है रजिस्टर्ड हैं, और अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है 9.25 करोड़ लगभग जो है वो वर्कर्स को बेनिफिट्स जो है 9.25 करोड़ तक के दिए जा चुके हैं। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स, मातृत्व अवकाश की सुविधा के हेतु जो है 109 केसेस हमारे पास ऑफिस में आए हैं, जिसमें बोर्ड द्वारा 13,05,000 रुपये की राशि जो है वो उनको दी जा चुकी है मैटरनिटी बेनिफिट के अकॉर्डिंग, मातृत्व अवकाश के अकॉर्डिंग। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम, इसमें जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जो कागज हैं वो है आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता और उसका मोबाइल नंबर। वो हमारे पास दफ्तर में आके देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेंशन सुविधा का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम है। इसमें जो एज है, इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे घरेलू कामगार हैं, बोझ उठाने वाले हैं, ईंट भट्टे पर काम करने वाले हैं, फेरी वाले हैं, एग्रीकल्चर में काम करने वाले हैं, या फिर हथकरघा, ऑडियो वीडियो कार्य, मिड डे मील में, मनरेगा और इसी के इक्विवेलेंट और जो काम जो चले हुए हैं उनमें जो व्यक्ति काम करते हैं वो इसके पात्र व्यक्ति माने जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें उनकी एज जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और मासिक जो उसकी आमदनी है वो 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो EPF, अगर उसका EPF अकाउंट है या टैक्स पेयर है, वो बंदा भी फीमेल होगी जो भी है वो इसका एलिजिबल नहीं माना जाएगा। योजना से लाभ ये है कि जो भी इसका जो रजिस्ट्रेशन के पात्र व्यक्ति होगा, लोक मित्र के अंदर जाके अपना आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता वो जो है वो लोक मित्र केंद्र में जाके देगा, और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई भी कॉस्ट जो है वो नहीं ली जाती है। और इसमें जो है 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक जो है वो मासिक अंशदान जो हर महीने जो बेनिफिशियरी देगा वो 55 रुपये से लेके एज ग्रुप के हिसाब से वो खुद ही जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही उठाकर 55 से 200 रुपये तक जो है वो काट दिया जाता है। उसके जो जनधन अकाउंट या बचत बैंक खाता दिया होगा ऑटो डेबिट हो जाएगा, खुद ही वो कट जाएगा। और ये स्कीम है 60 साल पूरा होने के बाद जो है वो मिनिमम जो पेंशन जो लगेगी वो 3,000 रुपये तक है वो उसको लगेगी। अगर मान लो डेथ हो जाती है उसकी, तो उसका जो डिपेंडेंट है उसको 50% के करीब दी जाती है। थैंक यू। इसीलिए ये प्रोग्राम में एक उद्देश्य है कि सभी विभाग एक जगह बैठ के आप लोगों के बीच स्कीम्स के बारे में अपनी जानकारी प्रदान कर सकें। जी सर। एक ना मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। आज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगने वाली हैं कि हमें नहीं पता, ये भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, ठीक है। देखिए, एक ना मोटिवेशन पता है आपको मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर इंसान को भगवान ने दिए हैं। ये सारी 3 खूबियां हैं। क्या क्या? लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ठीक है। ये 3 खूबियां हैं। लेकिन कौन उन खूबियों से ऊपर, आज हम सब इस बेंच के इस साइड बैठे हैं, तो शायद हम तीनों में से किसी न किसी लेवल पे इन चीजों को शार्पन किया और हम बेंच के इस तरफ आ गए। मैं ये नहीं कहता कि आप बेंच के उस तरफ हैं तो आपके अंदर, सबके अंदर है। व्हाट आई मीन टू से, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बर्थ नाहन में हुआ, मेरी स्कूलिंग मंडी में हुई, मंडी प्रॉपर में, ठीक है, मतलब मंडी शहर में। 8th तक मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ, हम दोबारा से नाहन आ गए। लेकिन जैसे ही मैं 8th में आया तो मेरे को उस समय कुछ ऐसी अपने बारे को लेके या अपने राइट्स को लेके कुछ मैं वैसे ही अवेयरनेस आ गई थोड़ी सी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अवेयर हूँ या मेरे से कम है या ऐसा नहीं, बट मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ आपको इसी से संबंधित, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। आपको स्कीमें बता दी जाएंगी, लेकिन आप उसको कितना उसको इनकैश करोगे ये आपके पास होता है, ठीक है। एक छोटी सी कहावत है मोटिवेशन की, थ्योरी है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर
बट यू कैन नॉट कंपेल हिम टू ड्रिंक। आप किसी घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, लेकिन आप घोड़े को मजबूर नहीं कर सकते कि तू पानी पी। अब गवर्नमेंट की स्कीमें तो बहुत सारी आ गई, ठीक है, आपको पता है या नहीं पता है हमारे कानून में क्या चलता है? हम कानून को क्या मान के चलते हैं? कानून में हम ये मान के चलते हैं कि आपको कानून पता है। अब जब आपका चालान किया जाता है बिना हेलमेट के, बिना बेल्ट का, सीट बेल्ट कार के, बिना किसी चीज के, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर यूज के या किसी भी चीज के, हम कानून में ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपको अपना कानून का पता है। तो दैट्स व्हाट मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं 8th में आया नहान, तो 8th ऑनवर्ड मैं ग्रेजुएशन तक नहान रहा, 8वीं 9वीं 10वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तक सरकार के जितने भी वजीफे मिलते हैं ना, स्कॉलरशिप, तो मैंने कोई भी ऐसा वजीफा नहीं है जो मैंने नहीं लिया। मतलब मेरा जहां जहां राइट बनता था, पटवारी के पास जा, रिपोर्ट साइन करवा, तहसीलदार से वो करवा, फलाने रिश्तेदार को पकड़, ये कर वो कर, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। और होता क्या था, पैसे तब हम 8th में, मैं 1980 की बात कर रहा हूं, जब मैं 1980 में 8th में था, तो एक बार क्या हुआ, मेरे टीचर मेरे घर आ गए, दोनों के दोनों। मैं थोड़ा नोटी किस्म का भी था, तो उनको देखते ही मैं बेड के नीचे घुस गया। मैं कहा आज पक्का मेरे घर में पिटाई होने वाली है, शिकायत लेके आ रहे हैं। वो आए और उन्होंने मेरे मदर के हाथ में 5-5 रुपए के, मुझे आज भी याद है, 150 रुपए दिए थे उन्होंने मेरी मदर को। लेकिन 1980 में एक 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे को 150 रुपए की बहुत वैल्यू थी, ठीक ना, पूरा साल कट जाता था 150 रुपए में। 5-10 रुपए के तो हम वो चीजें खाते थे, टॉफियां या कुछ भी। तो 150 रुपए जब उन्होंने मेरे मदर को दिए, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे निकाला भी, नहीं बेटे आज तेरे हाथ में कैश नहीं दे सकते थे, इसलिए मदर को देने आए। तो मेरा सिर्फ यही है कहने का तात्पर्य कि आप आज, आपका पहला एक ब्रशअप है, आज आप इन स्कीमों को समझो। ये आपके पंचायत में नहीं है, आपको बताया नहीं है। ये जो आपकी शिकायतें हैं ना, वो शिकायत निवारण दिवस एक और लगाएंगे हम, ठीक है ना। आज इनको समझो, आपको नहीं समझ आती है आप दोबारा पूछो। फिर उसके बाद इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पात्रताएं ये बता रहे हैं ना, कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे, आप इनके बारे में समझो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहां जाना है, किसको अप्रोच करना है, किसकी रिपोर्ट लगेगी, कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे, ये सब चीजों के बारे में ढंग से समझो और आगे भी बताओ। थैंक यू। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के साथ, जैसे लेबर डिपार्टमेंट की बात हुई, हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ आपके गांव में कैंप्स लगाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए भी। कि जैसे मान लो एक पंचायत में हेडक्वार्टर में हम लेबर डिपार्टमेंट को एसोसिएट करके, अगर सर परमिट करें, तो हम वहां पे जो गांव के लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं 90 दिन वाले, हम मौके पे ही भी रजिस्ट्रेशन उनकी करवाएंगे। ये भी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सर मेरा बोलने का मतलब यही, कोर्ट वाले, पुलिस वाले, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे बैठे हुए हैं। बट तो आप पहले तो समझो, दिया जाएगा, पहले समझें आप लोग कि हमारे बेनिफिट हम लोगों को, वुमेन को ये दिलवा सकते हैं या हमें ये मदद मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसके बाद दिलवाया भी जाएगा। बाकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सर ने बताया कि हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है हर बेनिफिट दिलवाने के लिए। डीपीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट की फॉर्मेलिटी जो है वो ब्लॉक में देना पड़ती है। पहले तो पंचायत सचिव से फॉर्म जो है वो भरवाना पड़ता है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आज मीडिया के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से लीगल सर्विसेज कैंप, स्पेशल लीगल सर्विसेज कैंप विद कोर थीम वुमेन एम्पावरमेंट आज हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें विभिन्न विभाग, सरकारी विभाग सम्मिलित हुए हैं, आए हैं, जिन्होंने लोगों को स्कीम्स के बारे में बेनिफिट दिया है, बताया है कि जी वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर की स्कीम्स क्या क्या, कौन कौन सा विभाग रन कर रहा है। इसके अलावा अवेयरनेस के साथ साथ आज हम लीगल सर्विसेज भी देंगे कि जिस वुमेन को किसी भी स्कीम का बेनिफिट, सरकारी स्कीम का बेनिफिट चाहिए, वो आज ही अपनी एप्लीकेशन हमें मूव कर सकती है। तो हम उस कंसर्न विभाग के माध्यम से उस स्कीम का बेनिफिट उस महिला को दिलवाएंगे।
उसके अलावा हम उसको फॉलो अप करेंगे कि जो हमने आज एप्लीकेशन वुमेन की किसी विभाग को भेजी है, दी है स्कीम लागू करवाने के लिए, तो उस स्कीम का एक्चुअली बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, और यदि नहीं मिल पाया है तो उसमें क्या कारण रहे हैं। यदि कुछ कारण ऐसा है जो हम रिमूव करवा सकें, महिला से कोई डॉक्यूमेंट लेके तो उसको रिमूव दिलवा करके बेनिफिट दिलवाएंगे। यानी कि अगर सिंपल भाषा में अगर उस महिला को कोई अधिकार होगा तो उस अधिकार को हम लागू करवाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आज महिलाओं के लिए यह प्रोग्राम कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि फिजिकल मोड से हम ऐसे प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सबके लिए अलग अलग करें। या आज हम क्या कि इसके अलावा हम सभी विभागों से महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम हैं उनको सबको हम लेंगे, उसको हम सबको इकट्ठा करेंगे और वो गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, ताकि हर गांव में यह पता चल सके कि कौन सा विभाग वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम लागू कर रहा है और वुमेन ने कैसे उसका बेनिफिट लेना है। इसके अलावा हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा सभी विभागों के साथ मिलकर सभी गाँव में कैंप्स लगवाएगा अलग अलग, ताकि स्कीमों का बेनिफिट मौके पर ही गांव में अलग अलग गांव में जाकर दिलवाया जा सके। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोगों को जागृत करें, अवेयर करें, ताकि वो अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए आगे आएँ। जब भी किसी भी व्यक्ति को आज मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि चंबा में किसी भी व्यक्ति को किसी भी विभाग से किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा उस व्यक्ति की उसके साथ खड़ा होकर फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेगा और स्कीम का बेनिफिट दिलवाया जाएगा। हम सबको अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है और मैं मीडिया कर्मियों को अनुरोध करूंगा कि वो इसको खूब प्रचार करें, लोगों को बताएं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वो मदद कैसे ले सकते हैं। हमारा 226309 नंबर है 226309। यदि टेलीफोनिकली भी हमसे कोई सुजेशन भी मांगेगा तो हम भी उनको सुजेशन देते हैं और समझाते हैं कि आप लोगों को कैसे विभाग की मदद मिल सकती है हमारे माध्यम से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार लास्ट में मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि कोरोना से जरूर सावधान रहें, मास्क लगा के रखें, 2-2 गज की दूरी बनाएं और अपने हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि कोरोना दोबारा अपने पैर पसार रहा है। ऐसा ना हो कि हम ऐसी स्थिति में आएँ कि हमें लॉकडाउन का सामना दोबारा करना पड़े, और लॉकडाउन की मुसीबतों को हम पहले ही देख चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।